हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ध्वनि तरंगों के व्यतिकरण की स्टडी की और उसके स्पेशल केसेस देखे। अब अपन देखते हैं इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स डिस्कशन करेंगे कि ध्वनि तरंगों के व्यतिकरण पर किस किस टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है ध्वनि के व्यतिकरण में प्राप्त अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ध्वनि के व्यतिकरण में प्राप्त अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 25:9 है, तो व्यतिकरण में भाग लेने वाली तरंगों की तीव्रताओं एवं आयामों का अनुपात ज्ञात करो। ध्वनि के व्यतिकरण में प्राप्त अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 25:9 है, तो व्यतिकरण में भाग लेने वाली तरंगों की तीव्रताओं तथा आयामों का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या करना है, आपको आई मैक्स रेशियो आई मिनिमम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बच्चों? आई मैक्स रेशियो आई मिनिमम आपको दिया हुआ है। तो आप क्या कहेंगे, सॉल्यूशन देखें। आपको पता है कि आई मैक्स रेशियो आई मिनिमम अपने अकॉर्डिंग जो होता है वो होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर अपॉन √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, और बराबर क्या बनेगा आपके पास 25:9। अब आपको एक तो I1/I2 रेशियो चाहिए और दूसरा आपको क्या चाहिए, A1/A2 चाहिए। ठीक है, इसको यदि अपन सोल्व करें तो ये बनेगा √I1 प्लस √I2 अपॉन √I1 माइनस √I2 इक्वल टू 5/3 आ जाएगा, या 3√I1 प्लस 3√I2 इक्वल टू 5√I1 माइनस 5√I2, या 2√I1 इक्वल टू 8√I2, या √I1 इक्वल टू 4√I2। और इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आया √I1/√I2 इक्वल टू 4:1, या I1/I2 इक्वल टू 16:1। तो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात आ गया अपने पास 16:1। अब अपन को पता है बच्चों कि तीव्रताओं का अनुपात कैसे ज्ञात करें, वो आयामों का अनुपात कैसे ज्ञात करें, तो ये बनेगा KA1² अपॉन KA2² इक्वल टू 16:1 है, क्योंकि तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, इसलिए KA1² अपॉन KA2² इक्वल टू 16:1। तो A1/A2 जो आ गया अपने पास वो कितना आ गया, 4:1। तो ये तो आ गया आयामों का अनुपात और ये आ गया अपने पास तीव्रताओं का अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अपन।
दो समान तीव्रता, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दो समान तीव्रता आई नोट की तरंगों में किसी बिंदु पर पथांतर, किसी बिंदु पर पथांतर λ/4 है, तो उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता कितनी होगी? दो समान तीव्रता आई नोट की तरंगों में किसी बिंदु पर पथांतर λ/4 है, तो उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता कितनी होगी? ठीक है, तो ये कैसे देखे बच्चों? दो समान तीव्रता आई नोट की तरंगों में किसी बिंदु पर पथांतर λ/4 है। अब आपने अपन ने जो भी रिलेशन पढ़े, चाहे आयाम का संबंध पढ़ा और चाहे परिणामी आयाम का सूत्र अपन ने देखा और चाहे परिणामी तीव्रता का देखा, वो सारे संबंध कलांतर पर निर्भर करते हैं, पथांतर वाला कोई संबंध नहीं है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इस पथांतर से कलांतर निकालना पड़ेगा और उस कलांतर का उपयोग करके आपको परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी पड़ेगी। तो देखो सॉल्यूशन देखें। आपको पता है बच्चों कि पथांतर जो होता है वो होता है λ/2π इंटू कलांतर फाई, और पथांतर को जनरली मैं डेल्टा एक्स से डिनोट करता हूं। तो पथांतर डेल्टा एक्स जो है वो किसके बराबर होता है? λ/2π इंटू कलांतर फाई। अब पथांतर की वैल्यू आपको λ/4 दी हुई है, तो ये बनेगा अपने पास λ/2π इंटू कलांतर फाई। लैम्डा एंड लैम्डा कैंसिल, या फाई की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2π/4 और ये बन जाएगा π/2। यानी कलांतर की वैल्यू आपके पास π/2 आ गई। तो परिणामी तीव्रता I बराबर क्या होगा बच्चों? आपको पता है I इक्वल टू होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू कॉस फाई। परिणामी तीव्रता I जो है वो किसके बराबर होगी? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू कॉस फाई। और I1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? I0 के बराबर होगी। I2 की वैल्यू किसके बराबर होगी? I0 के बराबर होगी। और ये क्या बनेगी? 2I0 इंटू कोस फाई का मतलब हो जाएगा कोस π/2, और ये वैल्यू हो जाएगी 0, और परिणामी तीव्रता आ गई आपके पास 2I0। परिणामी तीव्रता कितनी आ गई? 2I0। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दो समान तीव्रता, दो समान तीव्रता I0 की तरंगों में किसी बिंदु पर कलांतर फाई है, तो उस बिंदु पर दो समान तीव्रता I0 की तरंगों में किसी बिंदु पर कलांतर फाई है, तो उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता कितनी होगी? दो समान तीव्रता I0 की तरंगों में किसी बिंदु पर कलांतर फाई है, तो उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता कितनी होगी? सॉल्यूशन देखें बच्चों। आपको ये पता है कि परिणामी तीव्रता I इक्वल टू होगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू कोस फाई। अब I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू क्या है? I0 है, तो ये बन जाएगा आपके पास I0 प्लस 2 I0 इंटू I0 का रूट इंटू कोस फाई, और ये आ गया 2I0 प्लस 2I0 इंटू कोस फाई,
और 2i0 आ जाएगा कॉमन और ये बनेगा 1 प्लस कोस फाई। और इसको अपन कह सकते हैं 2i0 1 प्लस कोस फाई को आप कह सकते हैं 2 कोस स्क्वायर फाई बाई 2। और बच्चों फाइनल रिजल्ट आ गया 4i0 कोस स्क्वायर फाई बाई 2। ये आपके पास परिणामी तीव्रता आ गई। आपको बच्चों दो फॉर्मूले बताए हुए थे मैंने ये बता रखा आपको कि कोस स्क्वायर थीटा को जरूरत पड़ने पर 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2 कहा जा सकता है। अर्थात 1 प्लस कोस 2 थीटा को आप 2 कोस स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। 1 प्लस कोस 2 थीटा को आप क्या कह सकते हैं? 2 कोस स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। तो जब यहां पे 2 थीटा आता है तो यहां पे थीटा आता है, तो या 1 प्लस कोस थीटा को आप क्या कहेंगे? 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 कहेंगे। 1 प्लस कोस थीटा को आप क्या कहेंगे? 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 कहेंगे। यहां पर अपन यही कहा कि 1 प्लस कोस फाई जो है इसको अपन क्या कहेंगे? 2 कोस स्क्वायर फाई बाई 2। तो I इक्वल टू बन जाएगा 4i0 इंटू कोस स्क्वायर फाई बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बच्चों, दो समान आयाम की तरंगों की व्यतिकरण से प्राप्त परिणामी तरंग का आयाम भी समान है। परिणामी तरंग का आयाम भी समान है तो दो समान आयाम की तरंगों के व्यतिकरण से प्राप्त परिणामी तरंग का आयाम भी समान है तो तरंगों में कलांतर होगा। तरंगों में कलांतर होगा। दो समान आयाम की तरंगों के व्यतिकरण से प्राप्त परिणामी तरंग का आयाम भी समान है तो तरंगों में कलांतर होगा। ठीक है, तो बच्चों अपन क्या करेंगे? देखो आपको यह दिया हुआ है A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू R इक्वल टू A माना। A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू R बराबर A माना। मान लेते हैं कि परिणामी तरंग का जो आयाम है वो क्या है? R है और A1 और A2 आपस में बराबर हैं। इन सभी को मैंने सुविधा के लिए A मान लिया। अब आपको पता है बच्चों कि R बराबर होता है रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू कॉस फाई, या R स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू कॉस फाई। R की वैल्यू A के बराबर है तो अपन क्या कहेंगे? A स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर इंटू कोस फाई। ये A स्क्वायर एंड A स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसको इधर ट्रांसफर करो तो आप कहेंगे 2A स्क्वायर कोस फाई बराबर माइनस A स्क्वायर, या 2 कोस फाई इक्वल टू -1, या कोस फाई इक्वल टू -हाफ, इम्प्लाई फाई बराबर 120 डिग्री या 2 पाई बाई 3।
तो बच्चों इन तरंगों में जो कलांतर होगा वो कितने का हो जाएगा, 2π/3 का कलांतर हो जाएगा। अब बच्चों एक आपको नोट डाल के, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है और इस पर बेस्ड अपन क्वेश्चन देखेंगे। जब कोई तरंग सघन माध्यम से परावर्तित होती है, ध्यान देना, जब कोई तरंग सघन माध्यम से परावर्तित होती है तो उसमें λ/2 का अतिरिक्त पथांतर तथा पाई का अतिरिक्त कलांतर उत्पन्न हो जाता है। जबकि तरंग विरल माध्यम से परावर्तित होती है तो उसमें कोई कलांतर या पथांतर उत्पन्न नहीं होता है। यह विशेष ध्यान देने वाली बात है। जब तरंग सघन माध्यम से परावर्तित होती है जब तरंग सघन माध्यम में परावर्तित होती है तो उसमें λ/2 का अतिरिक्त पथांतर तथा पाई का अतिरिक्त कलांतर उत्पन्न हो जाता है। जब तरंग सघन माध्यम से परावर्तित होती है तो उसमें λ/2 का अतिरिक्त पथांतर तथा पाई का अतिरिक्त कलांतर उत्पन्न हो जाता है। जबकि विरल माध्यम से परावर्तन के कारण, विरल माध्यम से परावर्तन के कारण पथांतर या कलांतर उत्पन्न नहीं होता है। पथांतर या कलांतर उत्पन्न नहीं होता है। जब तरंग सघन माध्यम से परावर्तित होती है तो उसमें λ/2 का अतिरिक्त पथांतर तथा पाई का अतिरिक्त कलांतर उत्पन्न हो जाता है। और जब विरल माध्यम से परावर्तित होती है तो उसमें कोई पथांतर या कलांतर उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, अब बच्चों इस पर बेस्ड अपन क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, एक बार थोड़ा समझने का प्रयास करना। देखो बच्चों, अपने पास ये एक लंबा बरामदा है, ठीक है, और इस बरामदे की जो लंबाई है वो 120 मीटर है। बरामदे की लंबाई कितनी है? 120 मीटर लंबाई है और इस बरामदे की जो ऊंचाई है वो 25 मीटर है। एक ध्वनि तरंग इसके एक सिरे से, यहां से ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है, ध्वनि स्रोत है, और दूसरे सिरे पर यहां पर पहुंचती है। यह ठीक मिड पॉइंट पर छत से परावर्तित होकर इधर तरंग जाती है और ठीक मिड पॉइंट से परावर्तित होकर दूसरे सिरे पर पहुंचती है। तो प्रयुक्त तरंग की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी ये आपको ज्ञात करना है। प्रयुक्त तरंग की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी ये आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 120 मीटर लंबा अपने पास एक बरामदा है जिसकी ऊंचाई जो है वो 25 मीटर है। एक तरंग इसके एक सिरे से उत्पन्न होती है, ठीक है, और ये जो तरंग है वो ठीक मध्य बिंदु से, ध्यान दें, ये तरंग जो है वो ठीक मध्य बिंदु से परावर्तित होकर दूसरे सिरे पर पहुंचती है, और जबकि दूसरी जो तरंग है वो सीधे ही इधर गमन करती हुई दूसरे सिरे पर पहुंचती है। और यहां पर अपन को अधिकतम ध्वनि सुनाई देती है। जहां पर ये तरंगें मिलती हैं यहां पर क्या होता है? अधिकतम ध्वनि सुनाई देती है। तो बच्चों इसकी तरंगदैर्घ्य का मान कितना, वो यहां पर तरंगदैर्घ्य का मान कितना होगा इस तरंगी का, वो अपन को ज्ञात करना है। अब बच्चों पहले तो मैं पथांतर ज्ञात करूंगा। आपको पता है कि ये जो दूरी है ये 25 मीटर है और ये हो गई 60 मीटर।
तो ये जो कर्ण की लंबाई हुई वो हुई 60 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर का रूट मीन्स 3600 प्लस 625 का रूट, और ये आ गई बच्चों आपके पास 4225 का रूट, और ये आ गई 65 मीटर। अब बच्चों ये जो दूरी है वो 65 मीटर है और ये दूरी भी कितनी है, 65 मीटर है। तो बच्चों इन दोनों तरंगों में एक तो तरंग जो इधर से इधर पहुंच रही है और एक तरंग सीधे जा रही है, इन तरंगों में जो पथांतर उत्पन्न हुआ, पथांतर डायरेक्ट फिलहाल मैं ये देखता हूं, यानी डायरेक्ट मैं पथांतर देखता हूं तो ये हुआ 130 माइनस 120 बराबर 10 मीटर। परंतु जब ये तरंग यहां से सघन माध्यम से परावर्तित होती है तो इन तरंगों में निश्चित रूप से एक्स्ट्रा, इन तरंगों में λ/2 का अतिरिक्त पथांतर उत्पन्न होगा। क्या होगा, इन तरंगों में λ/2 का अतिरिक्त पथांतर उत्पन्न होगा। इसलिए कुल पथांतर जो होगा, कुल पथांतर वो कितना बनेगा बच्चों, 10 प्लस λ/2। और चूंकि यहां पर अधिकतम ध्वनि सुनाई देती है तो निश्चित रूप से क्या होगा बच्चों, समपोषी व्यतिकरण होगा। निश्चित रूप से क्या होगा, समपोषी व्यतिकरण होगा। और समपोषी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त है कि जो कुल पथांतर है 10 प्लस λ/2 ये n लैम्डा के बराबर होना चाहिए, या 10 बराबर, इसको सोल्व करेंगे, लैम्डा कॉमन लेते हैं, n माइनस 1/2 और लैम्डा इंटू 2n माइनस 1/2, या लैम्डा इज इक्वल टू 20/2n माइनस 1। जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कुल मिला के n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आएगा 20, 2 पुट करेंगे तो आएगा 20/3, फिर आएगा 20/5, फिर आ जाएगा 20/7 एंड सो ऑन। तो प्रयुक्त जो तरंग की तरंग दैर्घ्य होगी वो 20 मीटर, 20/3, 20/5, 20/7, इस टाइप से कई ऑप्शन हो सकते हैं। और अगर अधिकतम तरंग दैर्घ्य पूछता है तो ये आ जाएगी 20 मीटर। क्या आ जाएगी, 20 मीटर। क्लियर है। तो ये इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें यहां सघन माध्यम से टकराने के कारण इस तरंग में क्या हो रहा था बच्चों, अतिरिक्त पथांतर उत्पन्न हो रहा था। और कितना हो रहा था, λ/2 का अतिरिक्त पथांतर उत्पन्न हो जाएगा। अब बच्चों इसी पर बेस में एक क्वेश्चन फिर देता हूं, ध्यान देना एक बार। ये बच्चों मेरे पास दो ध्वनि स्रोत हैं, एक तो है S1 और दूसरा ध्वनि स्रोत S2 है, और इनसे उत्सर्जित जो ध्वनि तरंग हैं वो इस बिंदु P पर मिलती है। S2 से उत्सर्जित तरंग तो बच्चों सीधे ही गमन करती है, और S1 से उत्सर्जित तरंग यहां पर एक समतल दर्पण लगा हुआ है, पहले इस समतल दर्पण पे जाती है और यहां से परावर्तित होकर आती है और पुनः फिर क्या करती है, इस बिंदु P पर मिलती है। ये क्या है, यहां पे समतल दर्पण है, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या कहा गया है, एक तो प्रारंभ में S1 तथा S2 से उत्पन्न, इससे जो उत्पन्न तरंग की तीव्रता है वो भी I0 है और इससे उत्पन्न तरंग की तीव्रता भी I0 है। प्रारंभ में S1 तथा S2 से उत्पन्न तरंगे विपरीत कला में हैं, विपरीत कला में हैं तथा S1 ये मान लो M है, मिरर है, S1 MP ये जो दूरी है तथा दूरी S1 MP तथा S2P समान है। इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों में जो पथांतर उत्पन्न होगा, कुल पथांतर या कुल कलांतर, ध्यान से समझना बच्चों, उद्गम स्थान पर प्रारंभ में
जो तरंगे हैं विपरीत कला में हैं, इसलिए इसका मतलब हुआ कि इनमें कलांतर कितने का है, पाई का है। अब हालांकि ये दोनों तरंगे समान लंबाई का पथ ट्रेवल करके बिंदु P पर पहुंचते हैं, इसलिए कोई पथांतर नहीं होगा, लेकिन चूंकि ये तरंग यहां पर सघन माध्यम से परावर्तित हो रही है, इसलिए λ/2 का अतिरिक्त पथांतर या पाई का अतिरिक्त कलांतर होगा। इसलिए बच्चों जो इन दोनों तरंगों में जो कुल कलांतर होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई प्लस पाई बराबर 2 पाई। और 2 पाई कलांतर होने का मतलब क्या हो गया बच्चों, समपोषी व्यतिकरण हो गया। और जब इनमें समपोषी व्यतिकरण होगा तो परिणामी तीव्रता मैक्सिमम होगी और ये बनेगी √I0 प्लस √I0 का होल स्क्वायर, और ये बनेगी 4I0। परिणामी तीव्रता कितनी आ जाएगी, 4I0 आ जाएगी। तो बच्चों ये दोनों ही क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है कि जब भी कोई तरंग, चाहे वो ध्वनि तरंग हो चाहे प्रकाश तरंग हो, जब कोई ध्वनि तरंग या प्रकाश तरंग सघन माध्यम से टकराती है या परावर्तित होती है तो उसमें λ/2 का अतिरिक्त पथांतर तथा पाई का अतिरिक्त कलांतर उत्पन्न हो जाता है, जबकि विरल माध्यम से परावर्तन के कारण उसमें कोई पथांतर या कलांतर उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपन कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। दो ध्वनि स्रोत समान तीव्रता I0 की ध्वनि तरंगे दो ध्वनि स्रोत समान तीव्रता I0 की तरंगे उत्पन्न करती हैं। दो ध्वनि स्रोत समान तीव्रता I0 की ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं तथा एक दूसरे से λ/2 दूरी पर स्थित हैं। तो इनसे समान दूरी पर स्थित बिंदु पर, तो इनसे समान दूरी पर स्थित बिंदु पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करो। दो ध्वनि स्रोत समान तीव्रता I0 की ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं तथा एक दूसरे से λ/2 दूरी पर स्थित हैं, तो इनसे समान दूरी पर स्थित बिंदु पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करो। अब बच्चों ये क्या कंफ्यूज क्रिएट करता है। अब बच्चे क्या देख लेते हैं, इसमें λ/2 आते ही इसको विनाशी व्यतिकरण समझ लेते हैं। जब इसका मीनिंग समझें, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है। S1 S2 के बीच की ये जो दूरी है वो λ/2 है, लेकिन इनसे समान दूरी पर स्थित बिंदु P है मेरे पास ये, तो यहां से जो तरंग जाएगी और यहां से जो तरंग जाएगी, जब ये समान दूरी पर स्थित है तो इन तरंगों में पथांतर जो आएगा बच्चों क्या होगा, 0 होगा। और पथांतर जब 0 होगा तो कौन सा व्यतिकरण होगा, समपोषी व्यतिकरण होगा। इस दूरी का कोई मीनिंग ही नहीं है। तो बच्चों निश्चित है कि तरंगों में जो पथांतर होगा वो कितना हो जाएगा, λ/2 होगा।
तरंगों में जो पथांतर होगा वो निश्चित रूप से कितना होगा बच्चों, सॉरी 0। तरंगों में पथांतर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0। जब पथांतर 0 हो जाएगा तो कलांतर भी 0 हो जाएगा, और कलांतर 0 होने का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, समपोषी व्यतिकरण हो जाएगा। और समपोषी व्यतिकरण की स्थिति में परिणामी तीव्रता मैक्सिमम होती है, और ये किसके बराबर आएगी, √I0 प्लस √I0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4I0। कितनी बन जाएगी, 4I0। जबकि अक्सर बच्चे इस λ/2 को देखते ही गड़बड़ कर देते हैं और वो देखते हैं कि ये तो विनाशी व्यतिकरण हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। दो ध्वनि स्रोत समान तीव्रता I0 की तरंगे उत्पन्न करते हैं तथा एक दूसरे से λ/2 दूरी पर स्थित हैं। दो ध्वनि स्रोत समान तीव्रता I0 की तरंग उत्पन्न करते हैं तथा एक दूसरे से λ/2 दूरी पर स्थित हैं, तो इन स्रोतों को मिलाने वाली रेखा पर 2λ दूरी पर स्थित बिंदु पर परिणामी तीव्रता होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इसमें देखो, आपको ये पता है कि जैसे मान लो ये S1 स्रोत है और ये S2 स्रोत है, और इनके बीच की ये जो दूरी है वो λ/2 है। अब बच्चों चाहे इनको मिलाने वाली रेखा पर, ध्यान से समझें, इनको मिलाने वाली रेखा पर कोई भी बिंदु P है, कोई भी बिंदु P, अब वो चाहे 2λ पे हो, 5λ पे हो, 50λ पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं तो ये मान लेता हूं कि P बिंदु इस S1 से जो है ना वो x दूरी पर है, तो आपको पता है कि P बिंदु पर S1 से उत्सर्जित तरंग को जाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, x, और S2 से जाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, x प्लस λ/2। इसलिए बच्चों पथांतर जो बनेगा डेल्टा लैम्डा वो बनेगा x प्लस λ/2 माइनस x, यानी इस केस में पथांतर हमेशा स्रोतों के बीच की दूरी के बराबर आएगा, चाहे बिंदु इन दोनों रेखाओं को, इन दोनों स्रोतों को मिलाने वाली रेखा पर कितनी ही दूरी पर स्थित हो, तरंगों में जो पथांतर आएगा वो हमेशा इन स्रोतों के बीच की दूरी के बराबर होगा। और इस केस में जब पथांतर λ/2 आ गया तो बच्चों इसके संगत कलांतर अगर आप देखेंगे फाई, तो कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। इसका मतलब कौन सा व्यतिकरण हो गया, विनाशी व्यतिकरण हो गया। और जब विनाशी व्यतिकरण हो गया, ये हुआ विनाशी व्यतिकरण, और जब विनाशी व्यतिकरण हुआ तो परिणामी तीव्रता न्यूनतम होगी और I मिनिमम क्या बनेगी बच्चों, परिणामी जो तीव्रता होगी वो बनेगी √I0 माइनस √I0 का होल स्क्वायर, और ये क्या जाएगी 0, क्या जाएगी 0। ठीक है, अब देखो जो ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समान तीव्रता की तरंगों के व्यतिकरण से प्राप्त अधिकतम तीव्रता
के है। दो समान तीव्रता की तरंगों के व्यतिकरण से प्राप्त अधिकतम तीव्रता के है, तो उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता कितनी होगी, उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता कितनी होगी जिस पर तरंगों में पथांतर, जिस पर तरंगों में पथांतर λ/4 हो, जिस पर तरंगों में पथांतर λ/4 हो। दो समान तीव्रता की तरंगों की व्यतिकरण से प्राप्त अधिकतम तीव्रता के है, तो उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता कितनी होगी जिस पर तरंगों में पथांतर λ/4 हो। अब बच्चों एक तो ये ध्यान दो कि सपोज करो कि प्रत्येक तरंग की जो तीव्रता है वो I0 है, तो ये जो K बनेगी वो 4I0 के बराबर आएगी, और प्रत्येक तरंग की तीव्रता I0 जो बनेगी वो बनेगी K/4। यानी प्रत्येक तरंग की जो तीव्रता I0 है वो किसके बराबर बनेगी, K/4 के बराबर आएगी। प्रत्येक तरंग की जो तीव्रता I0 है वो किसके बराबर बनेगी, K/4 के बराबर आएगी। अब कह रहा है कि λ/4 का पथांतर है, तो आपको पता है कि पथांतर λ/4 इजिकल टू क्या बनेगा, λ/2π × कालांतर फाई बनेगा। ये और ये कैंसिल हो गया, या फाई बराबर क्या बनेगा, π/2। और परिणामी तीव्रता I जो बनेगी वो क्या बनेगी, I1 + I2 + 2√I1I2 × cos फाई। और I की जो वैल्यू है वो किसके बराबर बनेगी, ये मेरे को चाहिए I1 की जगह I0 + I0 + 2 I0 × cos π/2, और cos π/2 की वैल्यू बच्चों 0 हो गई, तो ये बन गई 2I0, और ये बनेगी I0 की जगह K/4, और ये बच्चों आ गया K/2। तो उस बिंदु पर जो परिणामी तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी, K/2 हो जाएगी। तो बच्चों इस टाइप के आपके ध्वनि के व्यतिकरण पर बेस्ड जो क्वेश्चन बनेंगे वो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। आगे अपन दूसरी घटना पढ़ेंगे और वो है विस्पंद। दूसरी घटना पढ़ेंगे और वो है विस्पंद। इसके बाद आती है घटना बच्चों विस्पंद और बीट्स। क्या होते हैं बच्चों विस्पंद? जब दो लगभग समान आवृत्ति की तरंगें, ध्यान देना बच्चों, जब दो लगभग समान आवृत्ति की तरंगें एक ही दिशा में गति करती हुई अध्यारोपित होती हैं, जब दो लगभग समान आवृत्ति की तरंगें एक ही दिशा में गति करती हुई अध्यारोपित होती हैं, तो एक ही बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता में उतार चढ़ाव की घटना को विस्पंद कहते हैं। ध्यान देना बच्चों, व्यतिकरण और विस्पंद में मुख्य अंतर क्या है? व्यतिकरण में तरंगों की तीव्रता एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए, जबकि विस्पंद में क्या होनी चाहिए, लगभग समान होनी चाहिए, ठीक है। व्यतिकरण में क्या होता था कि जिस बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता अधिकतम है उस बिंदु पर सदैव अधिकतम ही होगी, और जिस बिंदु पर न्यूनतम है उस बिंदु पर सदैव न्यूनतम ही होगी। लेकिन विस्पंद में क्या होता है, एक ही बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता में उतार चढ़ाव होता है, क्योंकि
विस्पंद की घटना में तरंगों में जो कलांतर होता है वो समय पर निर्भर करता है, जबकि व्यतिकरण की घटना में कलांतर का मान नियत रहता है, वो समय पर निर्भर नहीं करता। ये भी अपन डिराइव भी करेंगे तो अपन को पता चलेगा कि विस्पंद की घटना में किस टाइप से जो कलांतर होता है वो समय पर डिपेंड करेगा। तो बच्चों विस्पंद को अपन डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे? जब दो लगभग समान आवृत्ति की तरंगें, जब दो लगभग समान आवृत्ति यानी तरंगों की आवृत्ति में अंतर जो है वो 10 हर्ट्ज से कम होना चाहिए। किससे? 10 हर्ट्ज से कम होना चाहिए। जब दो लगभग समान आवृत्ति की तरंगें एक ही दिशा में गति करती हुई, एक ही दिशा में गति करती हुई अध्यारोपित होती हैं, तो एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता में उतार चढ़ाव की घटना को विस्पंद कहते हैं। जब दो लगभग समान आवृत्ति की तरंगें एक ही दिशा में गति करती हुई अध्यारोपित होती हैं तो एक ही बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता में उतार चढ़ाव की घटना को क्या कहते हैं? विस्पंद कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं बच्चों कि एक तरंग की जो आवृत्ति है वो n1 है और दूसरी तरंग की आवृत्ति n2 है, और n1 माइनस n2 का जो मान है वो क्या है? dn है। तरंगों की आवृत्ति का अंतर, अब ये n1 माइनस n2 भी हो सकता है, n2 माइनस n1 भी हो सकता है। कुल मिला के आपको ज्यादा में से कम को घटाना है। फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूं कि n1 माइनस n2 या n2 माइनस n1 की जो वैल्यू है मैं क्या मान लेता हूं? n2 माइनस n1 को मैं dn मान लेता हूं, और n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? n1 प्लस dn। क्लियर? तो आपके पास जो तरंग बनी, मान लो पहली जो तरंग है वो है a1 इंटू साइन और 2 पाई n1t, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओमेगा टी की जगह क्या कहेंगे? 2 पाई n1t, ओमेगा की जगह 2 पाई n कह दिया, और y2 इजिकल टू बनेगा a2 साइन 2 पाई n1 प्लस dnt, और आप ये कहेंगे a2 साइन 2 पाई n1t प्लस a2 साइन a2 साइन 2 पाई n1t और 2 पाई dn इंटू टी। ये इक्वेशन नंबर आ गई सेकंड। अब अध्यारोपण के सिद्धांत से बच्चों अपन क्या कहेंगे कि परिणामी जो विस्थापन होगा वो y1 प्लस y2 के जोड़ के बराबर होगा, और ये क्या बनेगा? a1 साइन 2 पाई n1t प्लस a2 साइन 2 पाई n1t प्लस 2 पाई dnt। ठीक है, इसको अपन खोलेंगे और ये कहेंगे a1 साइन 2 पाई n1t प्लस a2, ये a प्लस b बन रहा है, और ये बनेगा साइन a कोश b प्लस कोश a साइन b, तो ये बनेगा साइन a साइन 2 पाई n1t इंटू कोश 2 पाई dnt प्लस कोश a कोस 2 पाई n1t इंटू साइन 2 पाई dnt। इस टाइप से अपन सोल्व करेंगे। अब बच्चों साइन 2 पाई n1t वाले पदों को एक जगह ले लेंगे अपन,
और cos 2 पाई n1t वालों को एक जगह ले लेंगे और sin 2 पाई n1t वालों को एक जगह लेंगे तो क्या कहेंगे, sin 2 पाई n1t, यहां से बचेगा a1 और यहां से बचेगा आपके पास a2 cos 2 पाई dnt प्लस a2 cos 2 पाई n1t, नहीं, cos 2 पाई n1t को कॉमन लेता हूं और इधर आ जाएगा a2 sin 2 पाई dn इंटू टी। अब बच्चों मेरे को क्या करना है, इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदलना है। तो साइन के गुणांक को तो कोस के रूप में मानेंगे और कोस वाले गुणांक को किसके मानेंगे, साइन के रूप में मानेंगे। और कुल मिला के मैं कहूंगा कि माना कि इसको मैं समीकरण नंबर 3 दे देता हूं फिलहाल, और माना कि ये जो r इंटू साइन थीटा है, कोस r कोस थीटा, r कोस थीटा को तो मैं मानता हूं a1 प्लस a2 और ये बनेगा कोस 2 पाई dnt, और r साइन थीटा जो है वो अपन मानेंगे a2 साइन 2 पाई इंटू dnt। ये बच्चों अपने पास आ गया इक्वेशन नंबर 4 और इसको मैं मान लेता हूं 5। ये मान रखकर वापस अगर मैं रखता हूं तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन आती है, वो क्या बनेगी बच्चों, साइन 2 पाई n1t इंटू आर कोस थीटा प्लस कोस 2 पाई dnt इंटू आर साइन थीटा। ठीक है, आर को मैं कॉमन ले लेता हूं और ये साइन a प्लस बी का सूत्र बन गया और ये बनेगा साइन 2 पाई n1t प्लस थीटा। ये बच्चों परिणामी तरंग का समीकरण आ गया जिसका परिणामी आयाम जो है वो r के बराबर है। अब बच्चों r का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 4 तथा 5 का वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 4 तथा 5 का वर्ग करके जोड़ने पर, 5 का वर्ग करके जोड़ने पर परिणामी आयाम अगर अपन निकालेंगे तो बच्चों ये आएगा r बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 इंटू कोस 2 पाई dn इंटू टी। ये बच्चों अपने पास परिणामी आयाम का फॉर्मूला आ गया। और सेम ये वही प्रोसीजर है जो अपन ने व्यतिकरण में किया था। तो बच्चों परिणामी आयाम का फॉर्मूला आ गया r बराबर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस 2 पाई dnt। और यहां से बच्चों अपन को पता चल रहा है कि ये जो कलांतर हो गया वो 2 पाई dnt जो है वो समय पर निर्भर कर रहा है। इसलिए बच्चों क्या होगा कि एक ही बिंदु पर जब समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो कलांतर कभी 0 आएगा, कभी पाई आएगा, कभी 2 पाई आएगा, इनके बीच का कोण भी आएगा, लेकिन कभी तरंग एक ही बिंदु पर समान कला में होंगी और कभी क्या होंगी, विपरीत कला में होंगी। समझ में आ रहा है? तो ये अपन ने गणितीय विश्लेषण देखा। अब इसके स्पेशल केसेस अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ये गणितीय विश्लेषण कंपटीशन वाले बच्चों को इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है कि n2 माइनस n1 बराबर अपन ने dn माना है। तो कुल मिला के परिणामी तरंग जो है उसका जो आयाम है वो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस 2 पाई dn इंटू टी के बराबर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन देखते हैं।